आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी वाले पर। और आज आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहे हैं स्क्रीन पर वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि। और छायावाद की एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति चित्रण, और प्रकृति चित्रण में सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत का। उन्हें प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि और तमाम तरह के नामों से विभूषित किया जाता है। और उसके पीछे कारण भी है कि उनका जन्म पहाड़ में हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में। और कौसानी प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है। ऐसे परिवेश में पले हुए पंत का सहज आकर्षण था प्रकृति के प्रति। वो अपने आसपास के पेड़ पौधों, झरनों, तालाबों, पशु पक्षियों सबको देखते रहते थे और उनका मन सहज ही आकर्षित होता रहता था। परंतु उनके जीवन में आगे एक घटना घटी, क्योंकि सभी के जीवन में बाल्यावस्था होती है और फिर वो किशोर तरुण होते हैं। तो जब उनके अंदर भी किशोरावस्था तरुणावस्था आई, तब उनको एक दूसरे सहज आकर्षण ने अपनी तरफ आकर्षित किया, और वो आकर्षण था स्त्री का आकर्षण। पर स्त्री के आकर्षण में और प्रकृति के आकर्षण में पंत जी दोनों में लाभ हानि का सौदा बिठाते रहे और देखते रहे कि मुझे कहाँ अधिक लाभ है और कहाँ अधिक बंधन है। तो उन्हें बंधन दिखाई पड़ा स्त्री के प्रेम में, और उन्हें मुक्ति दिखाई पड़ी प्रकृति के प्रेम में। पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी कविता मुंह में इस बात को रखते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता मोह। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि छोड़ दुर्मुखी मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भूभृंगों से कैसे बिंदवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। ऊषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, नाधरामृत ही के मधु में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। तो इतनी छोटी सी कविता है। अब इसके अर्थ को समझने के लिए हम इसके शब्दों को समझेंगे और क्या कहना चाहते हैं पंत जी इस कविता के माध्यम से, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पंत जी का कहना है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, और द्रुम होते हैं पेड़। द्रुम है पेड़ जो उनके आसपास हैं, जिनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, और उनकी कोमल छाया को छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया। माया का मतलब है यहाँ पर लगाव, स्नेह। तो प्रकृति से माया छोड़कर बाले, बाले हे बालिके, हे स्त्री जिससे बात कर रहे हैं वो बालिका, बाले या नायिका आप कह लीजिए, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो यहाँ 2 शब्द हैं, एक है बाल जाल। बाल जाल मतलब आप जो सामान्य भाषा में जिसे जुल्फ कहते हैं ना वो, और दूसरा है लोचन। लोचन का मतलब आँखें। तो कहते उनकी आँखें उनके जुल्फों में फंस गए। तो भाई साहब पंत जी अपने लोचनों को बाले के बाल जाल में नहीं फंसाना चाहते हैं। देखिए उनके मन में एक दुविधा है, किधर जाएं, प्रकृति की तरफ जाएं या नारी की तरफ जाएं। और यहाँ पर उसमें जीत प्रकृति की है। आकर्षण बहुत तगड़ा है, वो निर्णय की स्थिति में है, दुविधा में है, लेकिन उनसे ना अभी से इस जग को भूला नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको पूरी शंका है कि अगर वो कहीं इस रास्ते पर चल दिए, बाले वाले रास्ते पर चल दिए, तो उनमें उन पर बंधन लग जाएंगे, और फिर उनका इधर वाला हिस्सा द्रुमों वाला, प्रकृति वाला, ये सब
ये पूरी दुनिया उनसे छूट जाएगी। तो फिर से देख लेते हैं कि पंत जी कहते हैं कि मैं ध्रुवों की मृदु छाया को छोड़कर, प्रकृति से अपने नाते को तोड़कर, लगाव को तोड़कर, हे नायिके तेरे बालों के जाल में अपने आँखें कैसे उलझा दूँ। मतलब मैं तेरे प्रेम में कैसे पड़ जाऊँ, क्योंकि ऐसा किया तो मुझे अभी से इस संसार को पूरा का पूरा भूलना पड़ेगा। और जो पंत जी वास्तव में नहीं चाहते हैं वो अभी से इस संसार को भूलना नहीं चाहते हैं। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तज कर तरल तरंगों को, तरल तरंगे मतलब पानी में उठने वाली तरंगे है क्या कि उनके आसपास नदियां हैं, झरने हैं और उनमें तरंगे हैं। तो उन तरंगों का एक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को तज कर, तजना मतलब छोड़ना, उस सौंदर्य को छोड़कर जो इन तरंगों में बसा हुआ है उसको छोड़कर इंद्रधनुष के रंगों को, एक रंग नहीं है, इंद्रधनुष के तमाम रंग है और प्रकृति उन सारे रंगों से रंगी हुई है। तो उन इंद्रधनुष के रंगों को छोड़कर तेरे भ्रू भृंगों से, तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सामन। तो यहाँ देखेंगे भ्रूभंग, भ्रूभंग मतलब भौहों का संचालन, यानी कि भौहों की अदाएं, ऐसे कह लीजिए। आगे कहते हैं निज मृग सामन, निज का मतलब अपना, मृग सामन मृग जैसा मन, उनका मृग जैसा मन है। मृग क्या है, प्रकृति के बीच में सुख पाता है, प्रकृति के बीच में टहलता है, तो वो उनका मृग जैसा मन है और उसको वो नायिका के भ्रूभंगों से, बाहों के कटाक्ष से बिंधवाना नहीं चाहते हैं। प्रश्न करते हैं कैसे बिंधवा दूं, हो नहीं पाएगा मुझसे, क्यों, भूल अभी से इस जग को, इस संसार को मैं अभी तो भूलना नहीं चाहता। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि मैं अपने आसपास के जो तरल तरंगों का सौंदर्य है, इंद्रधनुष के तमाम रंग जो प्रकृति में है, उन सबको छोड़कर केवल तेरी भौहों की बाकी अदा से अपने मृग जैसा मन कैसे विधवा लूँ, मतलब कैसे मैं घायल हो जाऊँ, एक तुम्हारे ही प्यार में कैसे पड़ जाऊँ इस पूरे संसार को छोड़कर। अगला अंतरा, अगला पद देखेंगे, क्या कह रहे हैं कि कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ सजन श्रवण। देखें, कोयल जानते हैं, कोमल बोल, कोयल की आवाज़ जो कुहू कुहू करती है, केवल कोयल नहीं और भी बहुत से पक्षी, तो उन पक्षियों की जो मधुर आवाज़ है। मधुकर की वीणा अनमोल मतलब भौरे, मधुकर मतलब होता है भौरा, तो भौरे की वीणा, भौरे की वीणा, भौरा जो गुंजार करता है उसकी अनमोल वीणा है। प्रकृति में ये सब है, कोयल की कोमल बोल है, मधुकर की वीणा है। तब कह तेरे ही प्रिय स्वर से, तब तुम ही बताओ कि केवल तुम्हारे ही उस प्यारे से लगने वाले स्वर से, हे सजनी, हे सखी, मैं अपने श्रवण यानी कि कान कैसे भर लूँ, मैं अपने कानों को केवल तुम्हारे स्वरों तक कैसे सीमित कर लूँ। हाँ, मैं आकर्षित हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन सब कुछ वही हो जाएगा ऐसा नहीं है। मैं अभी से इस जग को भूलना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी इस संसार में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, पूरी तरीके से जुड़ा रहना चाहता हूँ। आगे देखेंगे, अंतिम अंतरा है इस कविता का कि उषा सस्मित किशलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल। उषा मतलब होता है भोर और सस्मित मतलब, स्मित मतलब होता है मुस्कान और सस्मित मतलब मुस्कान सहित। तो उषा के कारण मुस्कान से भरे हुए किसलय दल, किसलय दल मतलब पत्तों के दल, पत्तों का समूह। तो भोर होती है और इधर किसलय दल सस्मित करने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। आगे सुधा रश्मि से उतरा जल, सुधा का मतलब है अमृत और रश्मि का मतलब है किरणें। अमृत रूपी किरणों से उतरा हुआ जो जल है, धरती पर जो जगह जगह पानी है, वो सब कुछ है। मतलब इतना अच्छा तो प्रकृति में है, इतना रस है,
ठीक ना अधरामृत ही के मद में, अधर अमृत, अधर मतलब होठों के अमृत में, मद का मतलब होता है नशा में कैसे बहला दूं जीवन, तब तेरे ही अधरों के अमृत के नशे में मैं अपनी जिंदगी को कैसे बहला लूं, भूल अभी से इस जग को। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि संसार में बहुत रस है, तरह तरह का जीवनदायी जल है, तब तुम ही बताओ कि केवल तुम्हारे होठों के अमृत के नशे में मैं अपना जीवन कैसे बहला लूं इस पूरे संसार को भूलकर। तो इस पूरी कविता को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है कि कवि एक दुविधा में है, और उसकी दुविधा है कि वह नारी सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य में से किसका चयन करे। अंत में वह प्रकृति को चुनता है, क्योंकि प्रकृति उसे बांधती नहीं है, प्रकृति उसे सीमित नहीं करती है, प्रकृति उसे स्वतंत्रता देती है कि वो कहीं जा सकता है, जबकि नारी के प्रेम में उसे एक डर है कि वह बंधन में बंध जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनकी कविताओं के विषय में लिखा कि उनकी जो पल्लव में कृतियां हैं, पल्लव में जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनमें उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम लिया है और वह उनके ईमानदार उद्गार हैं। कभी भी ऐसा ही कहता है पल्लव की भूमिका में अपनी कविताओं के प्रति। तो यही इस कविता के विषय में, यह कविता उस दौर के अन्य कवियों के विषय में यही बात कहती है कि पहली बार ऐसा हो रहा था एक लंबे दौर के बाद, जब हिंदी में प्रकृति पर लिखा जा रहा था, और उसके अग्रणी कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी। इन अर्थों में उनकी यह कविता बार बार पढ़ने योग्य है। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या है कविता? इस तरह से है कि छोड़ द्रुमों की मृग छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। ऊषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, नाधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक